Hello friends, today our topic is application of the Gauss theorems. ओके तो उसके पहले हमने अगले वीडियो में देखा था कि भाई गॉस थ्योरम के रिगार्डिंग तो गॉस लॉ ने क्या बताया था कि भाई गॉस लॉ ने बताया था कि हमारी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है दिस फ्लक्स इज ए डिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, बट वो चार्ज कहाँ पे होना चाहिए? इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, आपने जो क्लोज सरफेस कंसीडर की हुई है वो क्लोज सरफेस की इनसाइड वाला चार्ज ही आपको काउंट करना है। ठीक है, और वो चार्ज की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू पे वो हमारा फ्लक्स डिपेंडेंट है, ऐसा गॉस ने बताया था। और उसका इक्वेशन भी आपने निकाला था, वो इक्वेशन था कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे समेशन ऑफ क्यू क्यू यूज किया है कि क्योंकि आपकी जो क्लोज सरफेस होती है वो क्लोज सरफेस की इनसाइड एक पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, मतलब बहुत चार्ज होता है। ठीक है, तो आपको एक एल्जेब्रिक एडिशन करके उसकी वैल्यू आपको पुट करनी होती है। ठीक है, ओके, इसलिए यहाँ पे समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसा आपका इक्वेशन निकला है। देन आफ्टर हमने प्रूव भी किया था कि भाई गॉस थ्योरम का जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने लिखा हुआ है वो आपने प्रूव भी किया था। देन आफ्टर हमने देखा था कि भाई हमारा जो गॉस थ्योरम ने जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो इक्वेशन है हमारा, वो इक्वेशन एक इनवर्स स्क्वायर लॉ जैसा ही है। ठीक है, जैसा कि हमारा एक कूलम्स लॉ का इक्वेशन था, जैसा हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन था, वो सभी इक्वेशन हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ जैसा है। ठीक है, तो और इलेक्ट्रिक प्लस का भी इक्वेशन एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ओके, देन आफ्टर उसकी कोई एक पर्टिकुलर हमने कंडीशन निकाली थी, वो पर्टिकुलर कंडीशन को आपको इसके फॉलो करके उसको यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो वो कैसी कंडीशन थी मैं आपको बताता हूँ कि भाई गॉस लॉ तब भी आप यूज़ कर सकते हो जबकि आपकी कोई बॉडी एक क्लोज सरफेस हो। ठीक है, वो फ्लक्स मीन्स के आपका इक्वेशन तभी यूज होता है जब आपकी बॉडी एक क्लोज सरफेस हो। अगर क्लोज सरफेस नहीं होती है तो इसमें से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो जाती है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर दूसरा ऐसा था कि आपने जो क्लोज सरफेस आपने कंसिडर की हुई है उसकी इनसाइड वाला चार्ज ही आपको काउंट करना है, बाहर वाला चार्ज आपको काउंट करना नहीं है। बाहर वाला चार्ज से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो फाइंड आउट होता है बट उसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाता है। ठीक है, ओनली फॉर इनसाइड जो चार्ज आपने रखा हुआ है इससे ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक होगी एरिया के साथ। ठीक है, तो आपको ओनली फॉर इनसाइड वाला चार्ज ही काउंट करना है। देन आफ्टर आपको ये भी देखना कि भाई हमारा जो इनवर्स स्क्वायर मीन्स के हमारा जो गॉस थ्योरम का लॉ है वो एक इनवर्स स्क्वायर लॉ पर भी डिपेंडेंट है, मीन्स के वो एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है तो वो एक डिस्टेंस पर भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर हमने एक प्रूफ उसका देखा था। ओके, तो टुडे आवर टॉपिक इज द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। ओके, तो उसके पहले आपको एक ऐसी सरफेस कंसिडर करनी पड़ेगी, एक सिमेट्रिकल सरफेस। सपोज कि आपके पास एक बॉडी आपको एक दिया हुआ एक स्फेरिकल सेल, आपको एक दिया हुआ है एक स्फेरिकल सेल। ओके, तो स्फेरिकल सेल आपका एक टू टाइप का होता है ना, एक कंडक्टर भी हो सकता है और इंसुलेटर भी हो सकता है। अगर कंडक्टर होता है तो इसमें क्या होता है भाई, एक फ्री चार्ज अवेलेबल होती है। अगर इसमें एक फ्री चार्ज अवेलेबल है तो सभी सारा चार्ज आपकी एक जो सरफेस बनी हुई है वो सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि वो उसकी इनसाइड एक रिपल्शन फोर्स क्रिएट होता है। वो रिपल्शन फोर्स क्रिएट होके वो एक आउटर सरफेस पे सभी चार्ज आ जाता है। और इंसुलेटर होगा तो क्या होगा, अगर इंसुलेटर होगा तो वो चार्ज एक फ्री चार्ज नहीं है, मीन्स के वो एक आउटर सरफेस पे आना तो चाहता है बट वो आ नहीं सकता क्योंकि वो फ्री नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वाटरमेलन अवेलेबल है तो उसकी इनसाइड जो ब्लैक कलर के सीड्स अवेलेबल है, वैसे ही हमारा एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उसको हम बोलते हैं भाई इंसुलेटर। ठीक है, और पहले को हम बोलते हैं भाई कंडक्टर। तो हमारा स्फेरिकल सेल का जो कंडक्टर का बना हुआ होता तो उसमें पूरे का पूरा चार्ज हमारी आउटर सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर हमारा जो मीन्स के स्फेरिकल सेल एक कंडक्टर नहीं है, एक इंसुलेटर है, तो इसमें सभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सभी चार्ज हमारा एक आउटर सरफेस में नहीं होता है। ओके, तो पहले तो आपको जो गॉस थ्योरम आपको अप्लाई करनी है वो गॉस थ्योरम का इक्वेशन है बाय क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ वो जो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन होती है, वो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में ऐसा आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपकी 3 क्वांटिटी आपको मिसके दी गई होगी, मिसके आपको पता होगा तो भी आप 4 क्वांटिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन बनी हुई है ना क्लोज इंटीग्रेशन इनटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें 4 क्वांटिटी है।
तो 4 क्वांटिटी में से आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको फाइंड आउट करनी है। तो बाकी की जो 3 क्वांटिटी है वो आप जानते होगे, ठीक है। तो वो आपको मिस के डिराइव करना पड़ता है, और 3 क्वांटिटी और 3 क्वांटिटी है वो आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, और आपका जो इक्वेशन है क्लोज इंटीग्रेशन इनटू ds, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया के साथ मल्टीप्लिकेशन हुई है, सभी एरिया के साथ मल्टीप्लिकेशन हुई है, ठीक है। अगर आपके पास एक ऐसी सरफेस है, अनइवन सरफेस अवेलेबल है, तो अनइवन सरफेस के बारे में भी आप जानते हो कि भाई उसका एरिया सभी लोकेशन पे डिफरेंट होता है, सभी लोकेशन पे उसका एरिया क्या होता है भाई, डिफरेंट। अगर सभी लोकेशन पे जो एरिया डिफरेंट होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है ना। आपने एक पॉइंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन देखा था, E = kq/r², और r² हमारा डिवाइड में आता है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा या कम हो सकती है, ठीक है। इसलिए आपको जो अनइवन सरफेस दिया हुआ होगा तो उसमें एवरी लोकेशन पे आपका एरिया भी चेंज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी चेंज होती है। ओके, तो एरिया चेंज होता है तो क्या होता है कि भाई एरिया के पास, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके पास एक एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन है ना E/ds cos थीटा, तो जो आपका थीटा एंगल है, दिस एंगल इज बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका जो एरिया एवरी लोकेशन पे डिफरेंट है तो उसकी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का जो इसका जो एंगल होगा वो भी सभी एंगल डिफरेंट आएगा। तो सभी एंगल डिफरेंट आएगा तो प्रॉब्लम आपको होगा, क्यों? क्योंकि आपको एवरी लोकेशन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा और देन आफ्टर लास्ट में आपको एडिशन करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो देन आफ्टर आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, अगर अनइवन सरफेस दी हुई है तो आपको एक ऐसी सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, एक इमेजनरी सरफेस, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ओनली फॉर आपको एक इमेज करनी है, वो एक रियल नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे एक सरफेस इमेज करनी है कि बाय एवरी पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या आएगी, सेम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होती है तो ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। देन आफ्टर आपको दूसरा भी देखना है कि भाई एवरी पॉइंट ऑफ लोकेशन पे हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इसका जो एंगल थीटा है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वो जिस सरफेस की हम बातचीत कर रहे हैं, दिस सरफेस इज नोन एज अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो आपको एक ऐसी गॉसियन सरफेस इमेजिनरी करनी है अगर आपका अनइवन सरफेस दिया हुआ होता तो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है कि भाई रेडियली आउटवर्ड में जाती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसमें से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। ओके, तो देन आफ्टर हमको कोई भी एक पॉइंट लोकेशन पे हमको गॉस थ्योरम का यूज करके उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस आपको दी हुई नहीं है, तो आप ऐसी सरफेस कंसीडर कीजिए कि भाई वहाँ पे एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए। देन आफ्टर दूसरा क्या सेम होना चाहिए भाई, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल थीटा है, दिस थीटा एंगल इज एवरी पॉइंट ऑफ लोकेशन टू सेम होना चाहिए। तब भी आप वो इक्वेशन यूज कर सकते हो, क्लोज इंटीग्रेशन इनटू ds cos थीटा, तब भी इसमें थीटा एंगल आपका सेम आया। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सेम आई, इसलिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट ले सकते हो और एरिया का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप सब्जेक्टिव बना के उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी सरफेस नहीं है तो आपको ऐसी सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी, ऐसी सरफेस आपको इमेज करनी पड़ेगी कि भाई ऐसी सरफेस हमने कंसीडर की हुई है कि भाई दिस की रेडियस दो, सपोज के हमारी एक गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर की हुई है कि स्फेरिकल सेल, जैसे एक स्फेरिकल सेल जैसे, तो स्फेरिकल सेल के पास भाई रेडियस होती है, तो उसकी रेडियस वो है, उसका एरिया वो है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। देन आफ्टर हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारी गॉसियन सरफेस आई हुई है, दिस गॉसियन इज अ इमेजिनरी सरफेस। ओके, तो गॉसियन सरफेस को कंसीडर करने का एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। आपको बताऊंगा आप एक गॉसियन सरफेस जो आप कंसीडर कर रहे हो तो कैसे कैसे पॉइंट आपको देखने पड़ते हैं और कैसे आप उसको गॉसियन सरफेस आप कंसीडर कर सकते हो। आप ऐसे ही आप गॉसियन सरफेस नहीं कंसीडर करते हो, ठीक है। ओके, तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करने से पहले कि भाई सपोज का यहाँ पे आपका एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और इस लोकेशन पे आपको क्या फाइंड आउट करनी है भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सपोज के P।
तो आपको ऐसे क्वेश्चन सरफेस कंसीडर करनी है कि वो पॉइंट पी है ना, वो पॉइंट पी आपकी क्वेश्चन सरफेस पे आना चाहिए। ख्याल आया? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि भाई गिवन पॉइंट इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्वेश्चन सरफेस। ठीक है, तो आपकी जो क्वेश्चन सरफेस पे गिवन पॉइंट आना चाहिए। ओके, तो हमारा दूसरा पॉइंट कि भाई दूसरा पॉइंट ऐसा है कि भाई जब भी आप क्वेश्चन सरफेस कंसीडर करते हो तब एवरी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ख्याल आया कि एवरी पॉइंट ऑफ लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज के आर है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है, तो ऐसा मैंने ऐसा एक सर्कल बना दिया। तो आप जो सर्कल देख रहे हो, एक स्फीयर देख रहे हो, वो स्फीयर पे एवरी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई? सेम। क्यों सेम हो गई? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर था, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर रखा, तो एवरी लोकेशन ऑफ द पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई? सेम। ओके, ये हमारा दूसरी कंडीशन हुई। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि भाई हमारा गिवन पॉइंट ऑन दी सरफेस ऑफ क्वेश्चन सरफेस पे आना चाहिए, हमारा एक गिवन पॉइंट क्वेश्चन सरफेस पे आना चाहिए। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, तो वो हमारी सरफेस पे ही पॉइंट आ गया। देन आफ्टर सेकेंड हमारी कंडीशन थी कि भाई एवरी लोकेशन ऑफ पॉइंट पे हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम आनी चाहिए। ओके, तो थर्ड कंडीशन देखिए कि भाई थर्ड कंडीशन क्या है? वो थीटा की वैल्यू पे डिपेंडेंट है कि भाई हमारा थीटा एंगल एक एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इसका एंगल है। तो एवरी लोकेशन पे, एवरी पॉइंट कौन सा पॉइंट के भाई क्वेश्चन सरफेस का पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन क्वेश्चन सरफेस द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। ऐसा एंगल भी सेम आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मेरा पॉइंट है, यहाँ पे मेरा पॉइंट है, गिवन पॉइंट मेरा यहाँ पे है। तो आपने जो क्वेश्चन सरफेस कंसीडर की हुई है, दिस क्वेश्चन सरफेस इज अ स्फेरिकल सेल एंड दिस रेडियस सपोज के आर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट है, तो मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पे कि मैंने स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, और एरिया के पास क्या होता है भाई, एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन। तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे फाइंड आउट हुआ, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकली, तो बोथ आर एंगल इज सेम, सो दैट थीटा इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो हमने यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे गए, तो यहाँ पे भी हमारा पॉइंट कैसा आया? थीटा इज इक्वल टू 0। तो एवरी पॉइंट पे आप फाइंड आउट करोगे तो एवरी पॉइंट पे थीटा एंगल आपका क्या आता है भाई? 0। तो वही कंडीशन तो है क्वेश्चन सरफेस कंसीडर करने की। ठीक है, और आपका शेप, आप जो क्वेश्चन सरफेस कंसीडर कर रहे हो ना, वो आपको अनइवन सरफेस वाली नहीं कंसीडर करनी है, वो आपको कैसे कंसीडर करनी है? सिमेट्रिकल शेप करनी है। सिमेट्रिकल शेप मीन्स के एक यूनिफॉर्म शेप होना चाहिए। क्या लाया? और कोई एप्लीकेशन में ऐसा भी होता है कि आपकी क्वेश्चन सरफेस एक से ज़्यादा भी जूम करनी पड़ती है। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने यहाँ पे पॉइंट चार्ज कंसीडर किया हुआ था, इसलिए पॉइंट चार्ज के लिए ओनली पर हमारी एक ही सरफेस कंसीडर हुई, एक स्फेरिकल सेल। ठीक है, बट कोई दूसरी आपकी एप्लीकेशन है, जैसे कि हमारे पास एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसमें हम एप्लीकेशन में हम देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी में, इसमें आपको एक 3 सरफेस एज्यूम करनी पड़ती है क्वेश्चन सरफेस। क्या है? ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन में एक ही क्वेश्चन सरफेस हो, आपकी एप्लीकेशन में 3 भी सरफेस हो सकती है, 4 भी सरफेस हो सकती है। क्या है? तो 4 सरफेस है तब हम क्या करेंगे? जब आपकी एप्लीकेशन में 4 सरफेस है तब आप क्या करेंगे भाई? 4 सरफेस के लिए आप इक्वेशन निकालिए। क्या है? 4 सरफेस के लिए आपको क्लोज इंटीग्रेशन वाला इक्वेशन की वैल्यू आपको पुट करके उसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान पर आपको क्या करना है? 4 सरफेस का एडिशन कर देना है, तब आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा? एक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगी। क्या लाया आपको? तो ऐसे 4 सरफेस की आपकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर एक सरफेस है तो एक ही सरफेस की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई क्वेश्चन सरफेस एक ही हो, जैसी आपकी एप्लीकेशन पे वो डिपेंडेंट है। क्या लाया? बट आपको कैसे कंसीडर करना है कि भाई एवरी पॉइंट ऑफ लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए, देन आफ्टर एंगल आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, एंड देन आफ्टर उसका एरिया एक सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिकल होने से आप एरिया उसका इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल कंसीडर किया हुआ है, तो स्फेरिकल सेल का एरिया आपको मालूम है कि भाई 4πr² आएगा। ख्याल आया? तो ऐसे आप एक सिमेट्रिकल शेप कंसीडर कर लो कि जिसका एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है कि भाई गॉस लॉ यूज करके जो आपका डिफिकल्टी प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम मीन्स के आपका न्यूमेरिकल की वैल्यू मीन्स के लॉस हो जाती है, इंटीग्रेशन आपका लॉस हो जाता है, उसको कम से कम करना है। इसलिए आपने एक इमेजनरी सरफेस कंसीडर की हुई है। ठीक है, दिस इमेजनरी सरफेस इज नोन एज अ क्वेश्चन सरफेस। ठीक है, तो हम पहली एप्लीकेशन देख के
ओके, तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशन देखनी है। तो इसमें से फर्स्ट आपको एप्लीकेशन देखने के भाई ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, यहाँ पर हम देखेंगे भाई हमारा चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको मालूम है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने आगे किया था कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी का इंडिकेट होता है लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। उसके में एक एप्लीकेशन देखने वाले हैं। देन आफ्टर हम ऐसा देखने वाला है कि हमारे पास ऐसे एक मेटल की सीट अवेलेबल है, वो मेटल की सीट पे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चलाया। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको एक गिवन पॉइंट दिया हुआ है। वो गिवन पॉइंट पे आपको पहले क्या करना है भाई, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। देन आप वो एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देन आपको एक स्फेरिकल सेल, तो स्फेरिकल सेल यहाँ पे आपको टू टाइप का लेना है, एक कंडक्टर एंड देन आफ्टर एक इंसुलेटर। तो कंडक्टर का क्या मीनिंग होता है, सभी सारा चार्ज हमारी सरफेस पे आ गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, सरफेस डेंसिटी जैसा ही हुआ ना। देन आफ्टर एक वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा, जिसमें हमारा चार्ज इनसाइड भी होता है, ख्याल आया। ओके, तो ऐसी आपको एप्लीकेशन यहाँ पे देखनी है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज से, ठीक है। ओके, तो हम अभी देखने वाला है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम, ठीक है। तो पहले तो गॉस का जो इक्वेशन निकाला था वो इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई उसने बताया था कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या आता है, तो वो हमारे एक फ्लक्स का इक्वेशन है, ठीक है। हमारे अगर हम कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक क्लोज सरफेस हम कंसिडर करेंगे, तो उसमें फ्लक्स लिखने का लगेगा इतना, ठीक है। क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल टू वो जो फ्लक्स लगता है एक चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट तो आपका कांस्टेंट होता है। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का क्या मीनिंग होता है कि भाई 1 कूलम चार्ज है तो वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी अराउंड वो प्रोड्यूस करता है। देन आफ्टर यहाँ पे एंगल डिफरेंट होता, तो यहाँ पे ऐसा इक्वेशन आता ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, तो ये जो इक्वेशन बना है, तो ये इक्वेशन एक 4 क्वांटिटी का बना हुआ है। देखिए यहाँ पे कि भाई एक तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एरिया, देन आफ्टर क्यू और एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप सब जानते हो, ठीक है। ओके, तो आपको ए वाला इक्वेशन यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो सभी जो आपका जो एरिया आपके कोई एक क्लोज सरफेस अवेलेबल है, जैसे कि आपके पास ऐसी कोई क्लोज सरफेस अवेलेबल है, अनइवन सरफेस वाली क्लोज सरफेस अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल्स आपने पुट किया है ऐसा, तो यहाँ से एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, ऐसी जाएगी। आप यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर ऐसे निकलता है, यहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर ऐसे निकलता है, यहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर ऐसे निकलता है। सभी में थीटा के एंगल की वैल्यू क्या आती है, चेंज। सभी में थीटा एंगल क्या आता है, चेंज। ध्यान आप देखिए कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ऐसा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस में थोड़ा सा चेंजेस हुआ, ये डिस्टेंस में थोड़ा सा चेंजेस हुआ, इसलिए यहाँ पे ई इज़ नॉट सेम, ख्याल आया। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम नहीं है। देन आफ्टर थीटा एंगल इज ऑल्सो नॉट सेम। तो आप ए वाली फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ए फॉर्मूला में तो क्या आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस एलिमेंट का आप फाइंड आउट कीजिए, इस एलिमेंट का आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऐसे पूरे का फाइंड आउट करना पड़ेगा। दिस मेथड इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो आपको कोई ऐसी सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी कि वो सरफेस पे मीन्स के एवरी पॉइंट ऑफ लोकेशन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या आनी चाहिए, सेम। ध्यान आप आपका एंगल भी थीटा भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। एंगल थीटा एक किसकी बीच का एंगल की मैं बातचीत कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बीच का एंगल, ठीक है। दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ एरिया वेक्टर, दिस ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ एरिया वेक्टर, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, उस बीच का जो एंगल है वो एंगल आपका सेम आना चाहिए। तो एंगल कब सेम आएगा, जब आपका शेप एक सिमेट्रिकल आप कंसीडर करोगे, तो ठीक है। आप अपना शेप एक सिमेट्रिकल कंसीडर करोगे कि सपोज के यहाँ पे मेरा पॉइंट चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी इज रेडियली आउटवर्ड, ये आपको मालूम है कि भाई ऐसी उसकी पैटर्न होती है। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, मुझे ई वाली लोकेशन पे या पी वाली लोकेशन पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। बट आपको थियरम कौन सा यूज़ करना है, गॉसियन सरफेस का थियरम आपको यूज़ करना है। तो आप क्या कंसिडर करोगे, यहाँ पे एक इमेजनरी सरफेस ऐसी, आपने यहाँ पे एक इमेजनरी सरफेस ऐसी कंसिडर की कि भाई हमारा सेंटर से लेके पी तक का डिस्टेंस है आर। तो वो क्या बन गई, आर क्या बन गई, आर इज़ द रेडियस ऑफ द अवर गॉसियन सरफेस, ठीक है। आर इज़ द रेडियस ऑफ द अवर गॉसियन सरफेस। तो हमारा गॉसियन सरफेस का शेप कैसा फाइंड आउट हुआ,
our Gaussian surface is a spherical shell, ठीक है। एक वन टाइप ऑफ स्फेरिकल सेल फाइंड आउट हुई, एक स्फीयर जैसा उसका शेप फाइंड आउट हुआ, और उसके सेंटर में हमने क्या रख दिया, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है। और आवर पॉइंट P इज ऑन द सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन, मैंने जो आपको कंडीशन सारी बताई थी, वो हमारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल फाइंड आउट हो रही है। देन आफ्टर आपको नेक्स्ट क्या देखना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इज इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने P रखा, तो यहाँ के बीच का डिस्टेंस है R। देन आफ्टर यहाँ पे मैंने सपोज कि एक Q पॉइंट रखा, तो पॉजिटिव चार्ज से लेके Q तक का डिस्टेंस दिस ऑल्सो इज R, सो दैट इंटेंसिटी इज सेम। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे कोई एक दूसरा पॉइंट रखा X, तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो R, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट रखा Y, तो आप देख रहे हो कि भाई उसका भी डिस्टेंस अभी भी R ही है, मीन्स के आपका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों डिस्टेंस नहीं चेंज होगा भाई, ये तो हमारा एक सर्कल जैसा है, तो सर्कल में रेडियस तो एवरी पॉइंट पे, सर्कमफरेंस पे एवरी पॉइंट पे हमारी रेडियस क्या होती है, सेम। तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं चेंज होने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट एट द एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इज इक्वल, सो दैट E इज सेम। देन आफ्टर हमको नेक्स्ट चेक करना है क्या कि भाई थीटा एंगल सेम है कि या नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक स्मॉल एरिया में कंसिडर कर लिया, दिस स्मॉल एरिया इज DS, ठीक है। ओके, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसी जाएगी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। देन आफ्टर उसका एरिया वेक्टर उसके सरफेस से परपेंडिकुलर होगा ऐसे, जैसे हमारा एरिया वेक्टर फाइंड आउट हुआ, दोनों की एरिया मीन्स के दोनों का डायरेक्शन सेम ही फाइंड आउट हुआ, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आएगा 0। यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ स्मॉल एरिया वेक्टर दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो दिस डायरेक्शन, सो दैट थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी थीटा एंगल आपका एवरी पॉइंट पे आप फाइंड आउट करेंगे, तो एवरी पॉइंट पे आपका थीटा एंगल क्या आने वाला है, सेम, ठीक है। तो ये हमारी एक गॉसियन सरफेस हमारी सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। तो उसका रूल्स है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी पड़ती है। मेरी नोट में लिखा ही हुआ है गॉसियन सरफेस की में इसका कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मेक एन एंगल्स ऑन द गॉसियन सरफेस इज सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल बना रही है वो एंगल आपका क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। देन आफ्टर बिफोर द कंसिडर गॉसियन सरफेस, अगर आपने एक गॉसियन सरफेस नहीं कंसिडर किए उसकी पहले सपोजली फाइंड आउट द पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस पॉइंट इज कंसिडर अंडर द गॉसियन सरफेस। आप जो पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहते हो, आप जो लोकेशन पे फाइंड आउट करना चाहते हो, वो लोकेशन आपका एक गॉसियन सरफेस में आना चाहिए। देन आफ्टर गॉसियन सरफेस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ सिमेट्रिकल, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिकल। और इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल और किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है कि भाई आपकी जो शेप है वो शेप सिमेट्रिकल होनी चाहिए, ठीक है। तो E एट द एवरी पॉइंट इज सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी भाई, एवरी पॉइंट पे सेम होगी। तो ए वाली टर्म E इंटू DS, तो ए वाली टर्म आपकी सेम फाइंड आउट हो गई। देन आफ्टर आपको ओनली पर क्या काउंट करना है कि भाई इनसाइड चार्ज कितना है वो आप काउंट कर लोगे। देन आफ्टर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्टिव बना देना है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको मालूम होती है, ठीक है। तो ऐसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अ गॉसियन सरफेस कंडीशंस। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एक पॉइंट चार्ज से मैं फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, का तो गॉस थियरम। ओके, तो हमको एप्लीकेशन देखनी है गॉस थियरम की। ओके, तो फर्स्ट पर हमारी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की, ठीक है। मैं एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो ऐसा मैंने यहाँ पे पॉइंट चार्ज कंसिडर किया हुआ था, ऐसा मैं यहाँ पे एक सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज Q पुट कर दूंगा, और यहाँ पे एक मुझे P पॉइंट पे उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो Q से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस R है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट होती है। ओके, तो हमको पहले क्या फाइंड आउट करना है भाई। ओके, तो जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना, उसके पहले मैं आपको एक 4 स्टेप के बारे में बता देता हूँ, वो 4 स्टेप को आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये 4 स्टेप आपको लिखना, आपको एक याद रखने के लिए लिखना है, बट आपको एक
एवरी आपकी एप्लीकेशन में उसको लिखना नहीं है, आपको एक याद रखने की एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, और टेक्निक से आपको एक फॉलो करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट स्टेप है इज कंसीडर द गॉसियन सरफेस। आपको क्या फर्स्ट ऑफ ऑल करना है, कंसीडर गॉसियन सरफेस, ठीक है। और गॉसियन सरफेस कंसीडर करने का रूल्स आपको मालूम है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है कि भाई हमारा जो लोकेशन है वो लोकेशन पे हमारे गॉसियन सरफेस आनी चाहिए। देन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। स्पेसिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिफरेंट पॉइंट, वो हमको इसका स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा एरिया वेक्टर बीच का एंगल जो होता है वो एंगल हमारा सेम है कि नहीं, वो भी आपको एक मिस्टेक स्पेसिफाई करना है। देन आपने हमारा सेकंड स्टेप है कैलकुलेट, हमको एक कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस की वैल्यू, ठीक है। देन आफ्टर थर्ड स्टेप है हमारा भाई कैलकुलेट चार्ज इनसाइड सरफेस, इनसाइड क्लोज सरफेस। हमारी जो हम गॉसियन सरफेस बनाएगा तो गॉसियन सरफेस हमारी क्लोज सरफेस होती है, उसकी इनसाइड कितना चार्ज है वो हमको कैलकुलेशन करना है। देन आफ्टर फोर स्टेप इज लास्ट स्टेप, राइट द गॉस थ्योरम, राइट गॉस इक्वेशन। गॉस इक्वेशन आपको राइट करनी है। कौन सी गॉस इक्वेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें से आपको ई को सब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। तो फाइंड आउट ई, चला है। ऐसे फोर स्टेप को आपको फॉलो करनी है। तो हमारा हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाएंगे भाई, गॉसियन सरफेस। ओके, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई गॉसियन सरफेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पहले तो हमारा गिवन पॉइंट पी है, वो गिवन पॉइंट पी पे हमारा गॉसियन सरफेस आनी चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, सेम। तो मैंने देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जितना मैंने आर डिस्टेंस लिया हुआ है इतना आर डिस्टेंस में लेफ्ट हैंड साइड में भी लूँगा, ठीक है। तो इतना आर डिस्टेंस में लेफ्ट हैंड साइड में भी लिया, ठीक है। तो ए पॉइंट पे जितनी इंटेंसिटी होगी वही पॉइंट यहाँ पे है, तो उस पॉइंट पे भी इंटेंसिटी सेम ही होगी। देन आपने मैंने क्या किया कि भाई ऐसा सर्कल बना दिया। ओके, वो सर्कल की रेडियस क्या फाइंड आउट हुई, आर फाइंड आउट हुई। चला या वो सर्कल की रेडियस फाइंड आउट हुई आर। तो आप जो शेप देख रहे हो एक शेप एक स्फीयर टाइप का फाइंड आउट हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई कंसीडर द गॉसियन सरफेस विच इन दिस केस इज अ स्फेरिकल शेल। वो कैसा केस हमको फाइंड आउट हुआ, एक स्फेरिकल शेल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको सेंटेंस लिखना पड़ता है, ठीक है। आपकी गॉसियन सरफेस किस टाइप की है, तो कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस क्या होती है वो तो आपको मालूम ना, दिस इज अ इमेजिनरी सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस which in this case is a spherical shell, एक स्फेरिकल सेल टाइप की है। और such that चार्ज Q एट द सेंटर, हमने चार्ज Q कहाँ पे रखा है भाई, सेंटर में। एट द चार्ज Q एट द सेंटर एंड हमारा P पॉइंट कहाँ पे, P इज ऑन दी सरफेस एंड P इज ऑन दी सरफेस, ठीक है। तो ऐसे हमने गॉसियन सरफेस बनाई। वो गॉसियन सरफेस पे हमारी जो ध्यान आफ्टर आपको क्या फाइंड आउट करने के भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी आती है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड AC आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है, AC रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड एंड मेकिंग द जीरो एंगल्स विथ एरिया वेक्टर। हम यहाँ पे चेक करेंगे भाई हमने ऐसा यहाँ पे क्या लिया, एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया और उससे हमने नॉर्मल एक वेक्टर ड्रॉ किया। यहाँ पे भी एरिया एक थीटा एंगल कितना आता है, 0, और यहाँ पे भी आपको थीटा एंगल कितना मिलने वाला है, 0। सभी लोकेशन पे हमने चेक किया तो वो हमारा इसके रूल्स फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है और इज मेकिंग एंगल
इज 0 डिग्री, ठीक है, विथ एरिया वेक्टर। ओके, सभी लोकेशन पे सेम ही है, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिकल अवर गॉसियन सरफेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सेम होगी, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम ऑल द सरफेस, ठीक है। तो ये जो शेप हमारा फाइंड आउट हुआ है वो एक सिमेट्रिकल शेप फाइंड आउट हुआ है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा मीन्स फाइंड आउट हो गया कि हमारी गॉसियन सरफेस कैसी बनी हुई है। ये वाली केस में द गॉसियन सरफेस इज अ स्फेरिकल शेल टाइप की, और हमारा पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर एंड दिस रेडियस इज आर, उसकी रेडियस क्या हुई, आर हुई, ठीक है। दिस स्फेरिकल शेल की रेडियस हमको फाइंड आउट हुई है आर। ओके, तो ऐसा भी आप लिख सकते हो कि भाई दिस रेडियस इज आर, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आप लिख सकते हो, ठीक है। और सेकंड स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में हमको क्या फाइंड आउट करना है भाई, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस की वैल्यूज, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई ई इंटू डी एस का मैं इक्वेशन कैसे लिखता हूँ, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा में लिख सकता हूँ। ओके, तो बट यहाँ पे थीटा एंगल क्या फाइंड आउट हो रहा है, 0, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू मैं 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका इक्वेशन कैसे निकलेगा, देखिए कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस ही आएगा, क्योंकि कोस 0 इज इक्वल टू होती है 1, कोस 0 की वैल्यू क्या आती है 1, ठीक है। तो मैंने थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। देन आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई ऑल दी पॉइंट ऊपर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी बन रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम फाइंड आउट हो रही है, ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी भाई, कांस्टेंट, तो मैंने यहाँ पे बाहर रख दिया इंटीग्रेशन से बाहर। देन आपको इंटीग्रेशन करना है डीएस का, मीन्स के एरिया का, किसका एरिया है, आपने गॉसियन सरफेस किसकी कंसीडर की हुई है, एक स्फेरिकल शेल, मीन्स के एक स्फीयर, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr²। तो यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन क्या होगा 4πr², यहाँ पे आपने रेडियस r कंसीडर की हुई है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा कि भाई e इंटू 4πr², दिस फॉर्मूला ये किसकी फॉर्मूला फाइंड आउट हुई है, क्लोज इंटीग्रेशन e इंटू डी एस की, ठीक है। ये हमने कैलकुलेशन कर लिया, ख्याल आया। तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। देन आप हम फाइंड आउट करते हैं थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या देखना है कि भाई टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो ये हमारी गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड हमारा चार्ज कितना है, 1 ही चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो हमारा थर्ड स्टेप फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो चार्ज क्यू इज इनसाइड क्लोज सरफेस। देन आफ्टर आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में आपको क्या लिखना था भाई, अप्लाइंग द गॉसियंस थ्योरम। हमारा इक्वेशन हमको लिखना है कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ई इंटू डी एस की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी सेकेंड वाला स्टेप में, वो वैल्यू क्या आई थी ई इंटू 4πr², और समेशन ऑफ क्यू आप क्या लिखोगे, ओनली फॉर टोटल इनसाइड चार्ज हमारा क्यू ही है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मैंने लिखा था कि भाई फाइंड आउट ई, तो आपको इक्वल सब्जेक्टिव बनाना है ना, तो मैं यहाँ पे इक्वल सब्जेक्टिव बनाता हूँ। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू अपॉन 4πr², यहाँ पे चले जाएंगे तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन निकला। ओके, तो मैं उसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, सो दैट ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r²। व्हाट इज meaning of 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught, it is the k Coulombian constant। तो एक किसका इक्वेशन बना, ये इक्वेशन आपने ऐसा आगे देखा हुआ था, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का इक्वेशन हमको निकाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का इक्वेशन हमने देखा था कि भाई ई इज इक्वल टू के क्यू अपन r² होता है, और एक क्यू हमारा चार्ज है ना, दिस इज अ शॉर्ट चार्ज इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसा तो हमको यहाँ पे मिला, तो बस ऐसा ही आपको फाइंड आउट करना था। बट आपने कौन सा रूल्स को फॉलो किया, गॉस थ्योरम का रूल्स को आपने फॉलो किया, ख्याल आया। आपने एक 4 स्टेप को फॉलो करके ऐसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो ऐसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है भाई, सेम ही आती है, सेम ही आएगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का इक्वेशन एक ही होता है, आप कोई भी वैसे फाइंड आउट कर सकते हो। हमने कौन सा थ्योरम से फाइंड आउट कर लिया, गॉसियंस थ्योरम से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ओके, देन आपको एक दूसरी एप्लीकेशन देखनी है, और दूसरी एप्लीकेशन है आपकी एक लीनियर, आपका चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो आपका चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ऐसा हमने आगे स्टडी किया था कि भाई इसका हमारा एक कंडक्टर है और कंडक्टर में हमारा चार्ज ऐसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर हमको क्या फाइंड आउट करना है भाई, हमारा फिर पहला स्टेप हमारा कौन सा है कि भाई हमारा गिवन पॉइंट पी यहाँ पे है, तो गिवन पॉइंट पी पे हमारी गॉसियन सरफेस हमको कंसिडर करनी है। ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले कौन सी फाइंड आउट की थी, एक स्फेरिकल सेल, तो यहाँ पे भी स्फेरिकल सेल जैसी बन सकती है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ऐसा एक स्फेरिकल सेल में कंसिडर कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो हमारा हमारी जो गॉसियन सरफेस हमें को फाइंड आउट करनी थी, उसका पहला जो स्टेप था कि भाई हमारा गिवन पॉइंट पी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो ऐसे हमने एक गॉसियन सरफेस हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये पहली जो हमारी कंडीशन थी कि गॉसियन सरफेस ऐसे आपको फॉलो करनी है कि जैसे कि आपका कोई एक पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट आपका गॉसियन सरफेस पे आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा पॉइंट हमारे गॉसियन सरफेस पे अवेलेबल है। देन पर हमारा सेकेंड स्टेप क्या था कि भाई अवर गॉसियन सरफेस एट द एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम। तो हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे का पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। तो आप देख रहे हो कि सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कम हो जाता है। तो डिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ कम होकर जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिफरेंट है, चला है। तो आप ऐसी गॉसियन सरफेस कंसीडर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप कैसी गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, सोचिए कि भाई यहाँ पे हमारा चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इन्फिनाइट लॉन्ग है। ठीक है, वो हमारा मीन्स के रोड है ना, वो एक इन्फिनाइट लॉन्ग है। हमने गिवन पॉइंट पे यहाँ पे कंसीडर की, देना पर उसका डिस्टेंस है आर। तो ऐसे मैंने यहाँ पे भी डिस्टेंस ले लिया आर। देना पर आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम रखनी है। तो मैं क्या कर देता हूँ, उसकी पैरेलल में मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और उसकी पैरेलल में मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि भाई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सभी पे क्या आ रही है, सेम, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, सेम। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे ऐसा मैंने बना दिया और यहाँ पे ऐसा। तो ये कौन सा शेप फाइंड आउट हुआ, एक क्लोज सिलेंडर। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी जो एवरी एप्लीकेशन में हमारा गॉसियन सरफेस का शेप एक सेम जैसा फाइंड आउट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आपका चार्ज मीन्स के आपका चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस बन रही है वो गॉसियन सरफेस हमारी क्या बन रही है, एक क्लोज सिलेंडर। ठीक है, ओके, तो उसके बारे में हम लिख देते हैं। तो कंसिडर द गॉसियन सरफेस इन दिस शेप। In this case, consider Gaussian surface. In this case is closed cylinders having the charge लाइन एज एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि भाई हमारा जो चार्ज है उसकी एक एक्सिस पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। एक्सिस किसकी है, एक हमारा क्लोज सिलेंडर की एक्सिस है, वही एक्सिस पे हमने क्या किया, हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। एक्सिस मीन्स के आपकी जो लाइन होती है ना वो बहुत लंबी होती है। ठीक है, मीन्स के इन्फिनाइट डिस्टेंस की होती है। ओके, देना पर हमको नेक्स्ट चेक करना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट पे सेम होती है क्या। ओके, आप देखिए कि हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, एक स्मॉल एरिया, उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ से ऐसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो वो भी एक डायरेक्शन में आई, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड इज रेडियली, मीन्स के यहाँ पे आपका यहाँ पे शेप कैसा बनने वाला है, एक रेडियली डिस्क जैसा आपका शेप बनने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल ऑफ द कर्व सरफेस। ये आपकी एक कर्व सरफेस है, इसके लिए ही एक नॉर्मल बना हुआ है। ठीक है, ओके, ध्यान आपका यहाँ पे आप देखिए कि भाई गॉसियन सरफेस आपकी एक ही नहीं बन रही है, कितनी बन रही है, 3 गॉसियन सरफेस बन रही है। मैंने आपको बताया ना, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई आपकी गॉसियन सरफेस एक ही हो।
तो यहाँ पे आपकी जो गॉसियन सरफेस कंसीडर हो रही है वो आपकी आप देख रहे हो कि भाई 3 टाइप की है। दिस इज अ कर्व सरफेस एंड दिस इज अ अपर प्लेन, दिस इज अ बॉटम प्लेन। तो ऐसे आपका 3 इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। ख्याल आया? आपको कितना इक्वेशन बनाना पड़ेगा? 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देन आफ्टर ई इज अलाइन टू प्लेन। ये प्लेन कैसी है? देखिए यहाँ से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो आपने प्लेन कैसे रखा है यहाँ पे? अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इज अलाइन टू प्लेन्स, ठीक है। सो दैट यहाँ पे थीटा एंगल कितना बनेगा? 0, और यहाँ पे थीटा एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा एंगल 90 डिग्री है। थीटा एंगल किसके बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे उसका एरिया वेक्टर ऐसे जाता है, दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस एंगल इज मेकिंग 90 डिग्री। और ऑल्सो यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा एंगल बना 90 डिग्री और यहाँ पे थीटा एंगल बना 0 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। देन आफ्टर आपको ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। देन आफ्टर हमारा सेकंड स्टेप कौन सा था? सेकंड स्टेप इज अ क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू ds की वैल्यू फाइंड आउट करना था। पर यहाँ पे हमारी सरफेस कितनी है? 3, तो आपको 3 बार उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैं करता हूँ ई डी एस कोस थीटा, ये हमारी एक कर्व सरफेस के लिए। देन आफ्टर सेकेंड ई डी एस कोस थीटा, ये हमारी एक बॉटम प्लेन के लिए, ठीक है। बॉटम प्लेन का तो आप टॉप प्लेन भी लिख सकते हो, तो टॉप प्लेन। देन आफ्टर हमारा मिस क्या आएगा? बॉटम प्लेन ई डी एस कोस थीटा, ओके। तो यहाँ पे पहले तो मैं थीटा की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस में लिए थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो यहाँ पे कर्व सरफेस ई डी एस कोस 0 डिग्री, और हमारा प्लेन में मिस का एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई डी एस कोस 90 डिग्री एक टॉप प्लेन के लिए। देन आफ्टर बॉटम प्लेन के लिए आएगा ई डी एस कोस 90 डिग्री। तो कोस जो 90 डिग्री होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ए वाली टर्म क्या बन गई? 0। तो ए वाली टर्म भी क्या बन जाएगी? 0। बट ये जो कोस 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे आएगा ई डी एस कर्व सरफेस का आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल दी पॉइंट मीन्स के ये कर्व सरफेस है, वो कर्व सरफेस पे सभी पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रही है? सेम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और आपको इंटीग्रेशन करना है डीएस का, ओके। तो डीएस का इंटीग्रेशन मतलब इसका किसका इंटीग्रेशन? ओनली फॉर ए आपकी एक कर्व सरफेस है उसका इंटीग्रेशन, या आपकी एक कर्व सरफेस है उसका इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि भाई उसकी जो लेंथ होगी, तो लेंथ आपकी यहाँ पे दी रखी है कि भाई एल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मीन्स के सिलेंडर की लेंथ यहाँ पे है एल। तो आप देखिए यहाँ पे कि भाई ऐसा यहाँ पे क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल शेप बन रहा है। तो रेक्टेंगल का मीन्स के एरिया आप कैसे फाइंड आउट करते हो? लेंथ इंटू विड्थ, ओके। तो ये आपकी लेंथ है और विड्थ आपकी कितनी होगी? ऐसा आपका यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है ना, तो उसकी लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2πr से उसका सरकमफरेंस है। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे तो ई इंटू हो जाएगा ई इंटू 2πrl। ये 2πrl हमारी विड्थ हो गई, देन आफ्टर ये हमारी लेंथ हो गई। ऐसे भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो ई इंटू 2πrl ये हमारा इक्वेशन फाइंड आउट हो गया क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस का। ख्याल आया आपको? ओके, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट। देन आफ्टर थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में आपको क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड स्टेप में आपको फाइंड आउट करना है इनसाइड द क्लोज सरफेस का चार्ज। हमको फाइंड आउट करना है इनसाइड द क्लोज सरफेस का चार्ज। तो आप चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई चार्ज तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे एक लीनियर चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन लिखना चाहिए कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या आती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। हमने लेंथ के लिए कंसीडर की हुई है एल। तो चार्ज कितना आएगा? तो आपको चार्ज फाइंड आउट करना है, तो क्यू को आप सब्जेक्टिव बना दीजिए। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल, ठीक है। कौन सा इक्वेशन से? लीनियर चार्ज डेंसिटी का वाला इक्वेशन से। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसमें से आपने चार्ज को सब्जेक्टिव बना दिया, तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। आपने ऐसा फाइंड आउट किया था ना, आपने पहले एक यूनिट लेंथ कंसीडर की हुई थी कि भाई 1 यूनिट लेंथ का चार्ज होता है लैम्डा। देखो यहाँ पे एल इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, तो 1 यूनिट लेंथ का चार्ज होता है लैम्डा। 2 यूनिट लेंथ का चार्ज कितना होता है? 2 लैम्डा। ऐसी हमने डी एल कंसिडर की हुई थी अगले वाला एग्जाम्पल में, ठीक है। तो डी एल का कितना होता है? डी एल इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे मैंने एल कंसिडर कर ली, यहाँ पे मैंने कौन सी कंसिडर कर ली? एल। तो उसका चार्ज कितना आएगा?
एल इंटू लेमडा, तो उसका चार्ज कितना फाइंड आउट हुआ, एल इंटू लेमडा फाइंड आउट हुआ, ठीक है। देन आफ्टर हमारा एक लास्ट स्टेप, अप्लाइंग द गॉस थियरम, अप्लाइंग द गॉस थियरम। ओके, तो हमारा गॉस थियरम का मैं इंटीग्रेशन इक्वेशन पुट कर देता हूँ, ई इंटू डी एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ई इंटू डी एस की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, ई इंटू 2 पाई आर एल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू, मीन्स के क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल आएगा, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बोथ साइड से हमारा एल एल कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर ई को हमको सब्जेक्टिव बनाना है, तो ई इज इक्वल टू आपका क्या इक्वेशन बनने वाला है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। तो ऐसा आपका यहाँ पे इक्वेशन निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे आपका इक्वेशन निकला है, ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका इक्वेशन निकला है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थियरम का हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी का हमने निकाला है। ओके, तो बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने इक्वेशन निकाला है ओनली फॉर एक मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, बट आपको वेक्टर क्वांटिटी में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे वेक्टर लिख दीजिए और यहाँ पे एक यूनिट कैप से आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एन यूनिट कैप से मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो एन ए क्या है, एन इज अ रेडियली यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इट इज़ द परपेंडिकुलर टू द वायर इज अ पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, एक नॉर्मली पास आउट होती है, तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। तो एन कैप, तो ऐसे यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी, चला है आपको। तो ये एप्लीकेशन आपकी होगी एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की।